गाओ ऐसे कि गाने की थीम बन जाओ, गाओ ऐसे कि गाने की थीम बन जाओ, पढ़ो ऐसे कि सबसे बेहतरीन बन जाओ। छोटा सा एक सवाल और है, कभी प्यार हुआ आपको? ये तो या तो मैं इंजीनियर होता या तो मैं शायर होता। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं पब्लिक मीडिया का स्पेशल शो जिसका नाम है इंटरव्यू। और आज हमारे इंटरव्यू में गोपालगंज के जाने माने शिक्षक मिस्टर अनीस रंजन जी आए हैं। स्वागत करते हैं सर आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत आपको धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। सर तो सवालातों का सिलसिला शुरुआत करते हैं और चलते हैं सर से पहला सवाल करने। सबसे पहले ये हम जानना चाहेंगे कि टीचिंग लाइन की जो शुरुआत हुई आपकी वो कैसे हुई? मेरी टीचिंग लाइन की शुरुआत सबसे पहले मैंने मोहल्ले के कुछ बच्चों को इकट्ठा किया, उसको उनको मैंने पढ़ाया, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया और कुछ दिन पढ़ाने के बाद मैंने उनसे पूछा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ? तो उन बच्चों ने एक जवाब दिया कि हम 9th-10th में जो पढ़ते हैं, उन टीचरों से आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तब मैंने सोचा कि मैं इंटर क्लास को भी बहुत आसानी से पढ़ा सकता हूँ। इस तरह मेरे टीचिंग लाइन का शुरुआत हुआ। टीचिंग लाइन का मतलब काफ़ी मतलब शुरू में मतलब बहुत छोटे से स्टार्ट किया आपने टीचिंग लाइन को। अच्छा, अगर जैसे कि होता क्या है आजकल के लड़के, तो उस वक्त तो जैसे कि आप मूछ वूछ नहीं रखते थे, हमको भी यहाँ पता है, लड़कों से पता चलता है। तो आपने बाद में मूछ रखना स्टार्ट कर दिया, इसके पीछे क्या कारण था कि बाद में आप मूछ रखना स्टार्ट कर दिए? इसके पीछे का कारण ये है कि जब मैंने पढ़ाना चालू किया था तो मेरा उम्र बहुत कम था, जिसके कारण बच्चे मेरे क्लास में आते थे और हमको देखते थे और देख कर ही भाग जाते थे। उनको लगता था कि ये खुद ही स्टूडेंट है, तो ये हमको कैसे पढ़ाएंगे। तो मैंने सोचा कि फिर इसका उपाय क्या है। आज तक दुनिया में उम्र कम करने का उपाय है, लेकिन उम्र बढ़ाने का उपाय नहीं है। तो मैंने एक उपाय सोचा कि मैंने मूछ रखना चालू किया, जिससे लगे कि मेरा उम्र कुछ ज़्यादा है और बच्चे समझ सके कि मैं मैच्योर हो चुका हो हूँ। चुका हूँ, मतलब मैच्योर देखने के लिए आप मूछ रखना स्टार्ट कर दिए थे। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताइएगा कि आप अपनी जो पढ़ाई थी वो कहाँ से की थी, गोपालगंज से या फिर कहीं और से? मैंने अपना पढ़ाई का शुरुआत मम्मी के पिटाई से किया था। मम्मी जब मारती थी हाँ, तो? मम्मी मेरी जब खाना बनाती थी रात को, तो उनको समय नहीं मिलता था कि बच्चों को पढ़ाए, तो खाना बनाती थी तो उस समय हमको अपने बगल में बैठाकर पढ़ाती थी और जब कुछ गलती होता था तो बेलन से पिटाई होता था। आजकल लोग बोलते हैं कि बीवी बेलन से पिटेगी, लेकिन हमको तो माँ ने ही बेलन से पिटा है। उसके बाद पिताजी के डांट के साथ मेरा पढ़ाई शुरुआत हुआ और धीरे धीरे आगे मैं पढ़ाई चालू कर पाया। अच्छा, मतलब आप मतलब गोपालगंज से नहीं पढ़े थे, मतलब ग्रेजुएशन कहीं और से किया आपने? नहीं, ग्रेजुएशन मैंने गोपालगंज से किया था। हाँ। 10th तक मैं गोपालगंज से ही पढ़ा हूँ। इंटर मैंने पटना से किया था। तो उस वक्त आपको पढ़ाई में मन लगता था कि नहीं लगता था? शुरू-शुरू में तो थोड़ा कम लगता था, हाँ। लेकिन जब 9th-10th आया तो एक जुनून चढ़ा हाँ। कि कैसे पढ़ना है, लोगों को देखें, समझे, सोचने-समझने की क्षमता आ गई। बहुत स्टूडेंट को देखे कि फर्स्ट आता है, तो हमको भी देख कर लगा तो हम काहे नहीं फर्स्ट आ सकते हैं। तो उसके बाद मैंने भी पढ़ाई चालू किया एकदम बढ़िया से और उसके बाद फर्स्ट आना चालू किया और रिज़ल्ट आपके सामने है कि आज मैं एक टीचर हूँ। टीचर, और गोपालगंज में अच्छा खासा आपका है भी। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे कि अनीस रंजन अगर शिक्षक नहीं होते तो क्या होते? ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, लेकिन इसका जवाब देना चाहूँगा। अगर मैं टीचर नहीं होता, तो या तो मैं इंजीनियर होता या तो मैं शायर होता। इंजीनियर होते। इंजीनियर को बाद में रखते, एक शायरी हो जाए। अगर होता कहीं ना कहीं अंदर तो होगा शायरी, एक शायरी हो जाए। एकदम, एकदम। मैं 6-7वाँ क्लास से मतलब शायरी लिख रहा हूँ। अच्छा, शायरी लिखते हैं, हाँ। गाना लिखते हैं, कविता लिखते हैं, लेकिन पढ़ाने के क्रम में वो धीरे-धीरे छूटते गया। तब भी मैं एक शायरी सुनाऊँगा। गाओ ऐसे कि गाने की थीम बन जाओ, गाओ ऐसे कि गाने की थीम बन जाओ, पढ़ो ऐसे कि सबसे बेहतरीन बन जाओ। हाँ, क्या बात है! इस शायरी पे तो मैं ताली चाहूँगा, जो भी दर्शक देख रहे हैं वो ताली ज़रूर बजाएँगे। एक और और शायरी अच्छा, एक और शायरी मैं सुनाना चाहता हूँ, जैसे देशभक्ति शायरी। अच्छा, हो जाए। भा प्रत्येक बच्चा हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान का नाम करेगा। प्रत्येक बच्चा हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान का नाम करेगा। 15 अगस्त को भारत ही नहीं, पूरी दुनिया तिरंगे को सलाम करेगा। क्या बात है! ये देशभक्ति, भारत माता की जय, ये देशभक्ति हर हिंदुस्तानी के अंदर है, हमारे सर के भी अंदर है। अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जब ये कोरोना काल आया था,
उस वक्त का टाइम कैसा रहा? जैसे कि हमें ये भी पता है कि आप तो ऑफलाइन पढ़ाते हैं, जब ऑनलाइन पढ़ाने लगे उस वक्त क्या कुछ समस्या, प्रॉब्लम ऐसा कुछ आया था? कोरोना काल का सफर कुछ यूं रहा, जैसे आपका रहा वैसे मेरा रहा, और जैसा मेरा रहा वैसा सबका रहा। कोरोना का दिन स्टार्ट होता था सवेरे बेड से, फिर मोबाइल देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप छत पर जा सकते हैं, छत से नीचे आ सकते हैं, लेकिन उसमें ये फ़ायदा था कि घर पर समोसा, पकौड़ी, जलेबी जो भी मिलता था वो एकदम शुद्ध मिलता था और खाने में मज़ा आता था, तबीयत भी खराब नहीं होता था। ये देखिए, ये बहुत बड़ा विडंबना है कि 6 महीना लॉकडाउन पिछले साल रहा, इस साल 3 महीना रहा, लेकिन कोई अलग से बीमारी नहीं हुआ। लेकिन जब लोग बाहर अपना काम करता है तो उसमें तरह-तरह की बीमारियाँ होती है। और रहा बात कि कोरोना काल में मैंने क्लास कैसे किया, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं ऑफ़लाइन टीचर हूँ, लेकिन जब ऑनलाइन में कन्वर्ट होना था तो मेरे लिए एकदम बिल्कुल नया था। और जब मैं पढ़ाने के लिए कैमरा के सामने गया तो 4 दिन तक तो मेरे मुँह से आवाज़ ही नहीं आया। जब मोबाइल रख दिए तो मोबाइल रख कर सामने बोलना था, तो समझ में नहीं आया। क्योंकि इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हम लोग को एनर्जी अपने बच्चों से मिलता है, जो बिल्कुल। हम लोग के सामने रहते हैं। बैठ के जो बैठकर जो पढ़ते हैं हम लोग के सामने, बच्चों को देखकर हम लोग को एनर्जी मिलता है। वो बच्चे ही गायब थे, हाँ। रूम में केवल दीवार ही दीवार था, पढ़ाने में बड़ा अब दिक्कत मोबाइल होता के था। सामने बोलना था। लेकिन फिर अपने आप को, माइंड को, दिल को मनाना पड़ा कि नहीं, बच्चों को भविष्य के लिए पढ़ाना है। तो फिर हमने धीरे-धीरे प्रैक्टिस किया और उसके बाद बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया। जीवन का 2 ऐसा मज़ेदार किस्सा जो आपके साथ हुआ हो? मेरे जीवन का मज़ेदार किस्सा मेरे टीचिंग लाइन से ही जुड़ा हुआ है। अच्छा। मैं शुरू-शुरू में जब पढ़ाना चालू किया, तो एक दिन एक अजीब किस्सा हुआ। एक बैच मैंने छोड़ा और उसके बाद दूसरे बैच के लड़के आकर बैठ रहे थे, तब तक 3-4 लड़कियाँ आई, पूछ रही थी, "अनीश सर कहाँ हैं?" तो अनीश सर तो मैं ही था। मैं उनके पास गया, मैं उनके पास जा रहा था पूछने के लिए कि क्या बात है? जा रहा था, वो लोग हमको देखकर भाग रहा था। तो मैंने पूछा कि आप क्यों भाग रहे हैं? किससे मिलना है? तो कह रही है कि नहीं, हमको सर से मिलना है, अनीश रंजन सर से। तो मैं बोला, मैं ही अनीश रंजन सर हूँ। उसके बाद वो लोग मेरे पैर पर पड़कर प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। तो एक मज़ेदार किस्सा ये। दूसरा एक मज़ेदार किस्सा और भी हुआ था। मेरे कोचिंग के आगे एक स्कूल का बोर्ड लगा था और उसी स्कूल में इग्नू का एग्ज़ाम हो रहा था। तो एसडीएम साहब चेकिंग करने के लिए आए कि कैसा एग्ज़ाम चल रहा है। तो उनको उनको बोर्ड देखकर लगा कि मेरा कोचिंग ही स्कूल है। मतलब तो उसी में उनको लगा इसी में एग्ज़ाम हो रहा हाँ, है। इसी में एग्ज़ाम हो रहा है। हाँ। वो धड़ाक दे फ़ोर्स के साथ अंदर आ गए और जब अंदर आए तो उन्होंने देखा कि ये कौन-सा एग्ज़ाम हो रहा है। यहाँ तो एक आदमी खड़ा है और एक बेंच पर 5 को बैठा है, कैसे एग्ज़ाम हो रहा है? हाँ। तो हम बोले, नहीं सर, ये एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोचिंग चल रहा है। तो फिर बोले, इतना लड़का एक साथ पढ़ रहा है? तो हम बोले, हाँ सर। तो फिर उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चा समझ में आता है? तो बोले, इतना है, समझ में आता है कि नहीं? फिर उन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछा, लड़कों ने जवाब दिया और बोला कि सर बहुत अच्छा ये सर पढ़ाते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं, ऐसा भी बोल दिया लड़का साहब। तो फिर उन्होंने हमको धन्यवाद देकर चले गए। चले गए। उसके बाद बच्चों ने हमसे पूछा कि सर, एसडीएम साहब आए थे तो आपको डर नहीं लगा? तो मैंने कहा, डर किस बात का? मैं एक टीचर हूँ, अपना टीचिंग करा रहा था, वो एसडीएम है, वो अपना वर्क कर रहे थे, तो इसमें डर क्या बात है? हम अपना वर्क कर रहे थे, वो अपना वर्क कर रहे थे। ये दोनों मज़ेदार किस्से थे, जो आपके साथ सच में घटे हैं, बहुत अच्छा लगा ये। एक और चीज़ हाँ, एक और सवाल ये है कि फ़िल्म और गाना सुनना कितना अच्छा लगता है? गाना सुनना और फ़िल्म देखना हमको अच्छा लगता है। हाँ। बिल्कुल अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि हम लोग दिन भर पढ़ाते हैं, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस भी होता है, उसको ख़त्म करने के लिए फ़िल्म देखते हैं, गाना सुनते हैं। और गाना हम ज़्यादातर पुराना गाना सुनना पसंद करते हैं। तो आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर ऐसा क्यों? हाँ, पुराना गाना क्यों? पुराना गाना क्यों? हाँ। इसका कारण ये है कि आजकल जो न्यू गाने बन रहे हैं, अगर कोई आदमी सोया हुआ है, उसके बगल में न्यू गाना, रैप सॉन्ग चला दीजिए, वो बेचारा उठ जाएगा। आप पुराना गाना आदमी को सुना दीजिए, तो वो आराम से सूत जाएगा, हाँ, ये सीधा भी है। समझ लीजिए। इसीलिए पुराना गाना पसंद पड़ता है। अब फ़िल्में कौन-सा पसंद पड़ता है? हॉलीवुड, बॉलीवुड कौन-सा, मतलब कौन सी जगह? हमको सबसे अच्छा मूवी लगता है साउथ मूवी, साउथ की। क्योंकि साउथ मूवी में हर मूवी में एक बढ़िया कहानी होता है और भारत के लोगों का
मतलब दिमाग जो है वो कहानियों के प्रति ज़्यादा रुझान है उसका। तो हम लोग भी कहानी में बचपन से ही नानी दादी से कहानी सुनते आए हैं, तो जिस फ़िल्म में कहानी जुड़ा रहता है वो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमको सबसे अच्छा साउथ मूवी लगता है। मूवी साउथ लगता है। कोई डायलॉग याद होगा छोटा सा? अगर आप तो टीचर है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे आपसे एक डायलॉग बुलवा के भेजे यहाँ से, एक भी डायलॉग। केजीएफ फ़िल्म का एक डायलॉग मैं बोलूँगा, क्या बात। इफ़ यू आर बैड आई एम योर डैड। इफ यू आर बैड आई एम योर। एक और सवाल है, बच्चों को पीटते हैं या नहीं? पीटते तो बहुत हैं हम, लेकिन गलती पर। होता क्या है कि कुछ बच्चे क्लास में तेज होते हैं, उनको थोड़ा सा हिंट दे दीजिए वो आसानी से पढ़ लेते हैं। कुछ मध्यम होते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। कुछ गधा होते हैं, लेकिन गधा भी होते हैं तो उनको भी हम लोग खींच कर लाते हैं। लेकिन कुछ सुपर गधा होता है, सुबोध होता है सब एकदम, सुपर तो उसको पीट कर लाना पड़ता है। मतलब उसको पीट कर थोड़ा सा मतलब हम लोग डराते हैं कि इससे भी कम से कम वो पढ़े और एग्जाम को पास करे। सुपर गधा लोग को। सुपर गधा। इस पर मैं एक शायरी भी कहना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल। ईश्वर को पाना आसान है, ज्ञान को नहीं। ईश्वर को पाना आसान है, ज्ञान को नहीं। गधा को घोड़ा बनाना आसान है, सुपर गधा को नहीं। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, एपीजे अब्दुल कलाम ने ये बात कहा था कि अगर देश का भविष्य देखना है, तो लास्ट बेंच पर बैठे हुए बच्चों का भविष्य देखिए, वो देश का भविष्य तय करते हैं। और जितने भी सुपर गधा और सुबोध स्टूडेंट हैं, वो लास्ट बेंच पर बैठते हैं। इसलिए हम लोग पीटते हैं कि वो आगे बढ़े, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। एक सवाल और है आपसे कि आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? बचपन में ऑब्वियसली मैं भगत सिंह बनना चाहता था। अब आप सोचेंगे कि भगत सिंह कैसे? क्योंकि बचपन में देश की प्रेरणा शरीर में बहुत ज़्यादा होती है। आप अभी भी देखिएगा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो गाना बजता है देशभक्ति, रुआं-रुआं खड़ा हो जाता है शरीर का। बिल्कुल। आज भी जब हम लोग इतना बड़े हो गए हैं, तो बचपन में कुछ हम लोग के शरीर में ये जुनून था कि देश के लिए कुछ करें, देश को आगे बढ़ाएँ, तो इसलिए मैंने उस समय सोचा था कि भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी बनूँगा। इसीलिए शायद मूंछ रख दिया कि हाँ ऐसा घूम। मेरा भी देखिए भगत सिंह की तरह मेरा भी मूंछ है। जैसे कि आप तो टीचर हैं, सभी बच्चों को अच्छे से जानते होंगे। एक चीज़ और बता दीजिए कि बच्चों के लिए मोबाइल कितना सही है या फिर क्या है, गलत है? आप बताइए। इसका जवाब मैं ज़रूर देना चाहूँगा, क्योंकि आजकल के बच्चे मोबाइल से इतने जुड़े हुए हैं कि गार्जियन उनको हमेशा डाँटते रहते हैं। मेरा भी मानना था, कोरोना के लॉकडाउन से पहले मेरा ही नहीं पूरे गार्जियन का मानना था कि बच्चों के लिए मोबाइल सही नहीं है। लेकिन जब कोरोना आया तो वही मोबाइल बच्चों के लिए पढ़ाई का हथियार बना। यहाँ तक कि हम लोग भी जो अपना एजुकेशन बच्चों को दे पाए, वो भी मोबाइल के सहारे ही दे पाए। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ का 2 पक्ष होता है, अच्छाई और बुराई। मोबाइल का भी 2 पक्ष है, अच्छाई और बुराई। आप उसको जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। आज आप देखिए कि एक गाँव गाँव में रहने वाला व्यक्ति एकदम जहाँ मतलब क्या कहा जाए कोई सुविधा नहीं पहुँच सकता है, वो भी आज मोबाइल के सहारे बड़े से बड़े शिक्षक के एजुकेशन को आसानी से पढ़कर और आगे बढ़ सकता है। मतलब कहने का मतलब कि लाभ हानि दोनों है, लेकिन आपके ऊपर है कि चूज किसको करते हैं, आप लाभ लेते हैं या फिर उसका हानि लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा आपने सटीक जवाब दिया। दूसरा है कि आपके नज़र में जीवन क्या है? ये थोड़ा-सा कठिन क्वेश्चन है, लेकिन ये कठिन में ही इसका आंसर है। जी। आंसर मैं ये देना चाहूँगा कि जीवन कठिनाइयों का और तकलीफ़ों का डगर है, कठिनाई और तकलीफ। तकलीफ़ों का डगर है। तो आप कहेंगे कि कठिनाई कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ। जब आदमी पैदा होता है, तो बड़ी कठिनाई से पैदा होता है और कठिनाई को जब पार करता है, तो वो जीवन नया जीवन देखता है। पूरा पृथ्वी उसके लिए है, पूरा ब्रह्मांड है उसके लिए। पैदा होने के बाद तो कठिनाई हुई उसमें। जब आप पहली बार चलना चालू किए, तब भी बहुत कठिनाई हुई होगी। लेकिन उस कठिनाई को पार किए तो उसके बाद आप दौड़ना चालू कर दिए। तो मेरा कहना ये है कि कठिनाई ही जीवन है। उस कठिनाई को अगर आप पार किए, तो आप जीतेंगे। उस कठिनाई को पार नहीं किए, तो आप हारेंगे। कहने का मतलब कि मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर एक घुड़सवार घोड़े को बहुत मार मारता है कि तू रेस में आगे बढ़ो, इसलिए मारता है। वो
उसको तकलीफ देने के लिए नहीं मारता है, उसको इसलिए मारता है कि तू रेस को जीतो। तो इससे पता चलता है कि भगवान भी हमको समय समय पर तकलीफ और दुख कठिनाई देते रहता है, इसलिए क्योंकि आप उसको पार करें और जीवन में सफलता पाए। अच्छा, एक चीज़ और पूछेंगे, थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है ना? ताकि हमें भी मतलब इंतज़ार है इस चीज़ का कि शादी कब कर रहे हैं आप? ये क्वेश्चन तो मेरे लिए नहीं है, ये क्वेश्चन तो मेरे पिताजी और माँ से पूछना चाहिए, लेकिन तब भी मैं इसका एक जवाब देना चाहूँगा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड, मेरे पढ़ने वाले स्टूडेंट हज़ारों बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि सर आप शादी कब कर रहे हैं? जो जो आंसर मैं उनको देता हूँ, वही आंसर मैं आपको भी दूँगा, लेकिन ये आप मज़ाक के तौर पर लीजिएगा, ठीक है? अगर क्लास में कोई बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर आप शादी कब कर रहे हैं? तो मैं यही जवाब देता हूँ कि बाबू घबराओ मत, जब भी मेरा शादी होगा तुमको पतल गिलास चलाने के लिए ज़रूर बुलाएँगे। यानी सर का शादी जब भी होगा, जितने भी स्टूडेंट देख रहे होंगे उनसे बता दें कि सर का आंसर सुन के मुझे भी मजा, सर हमें भी बुलाइएगा अपनी शादी में। एक छोटा सा एक सवाल और है, कभी प्यार हुआ आपको? ये तो अच्छा, इसका भी मैं जवाब देता हूँ। ज़िंदगी में मेरे हर स्टेज पर अलग-अलग प्यार हुआ है। इसको समझने के लिए आपको मेरे बातों को ध्यान से सुनना पड़ेगा। जब मैं पैदा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, माता-पिता से प्यार हुआ। फिर मेरा दायरा थोड़ा बड़ा प्यार का, थोड़ा और बड़े हुए तो क्रिकेट से प्यार हो गया। आज भी मैं पढ़ाने के बाद 8-10 घंटा पढ़ाने के बाद 2 घंटा क्रिकेट खेलता हूँ बच्चों के साथ। हाँ, ये भी हम सुने हैं कि जब जाते हैं तो बच्चों के साथ खेलते हैं। हाँ, ये सच है? कितना सच है? बिल्कुल सही है, मैं बच्चों के साथ खेलता हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चे प्यारे होते हैं और बच्चों से किसी को प्यार नहीं हो, ये हो नहीं सकता है, मतलब वो इंसान ही नहीं है। तो जब मैं 9th-10th क्लास में गया, तो वहाँ पर मुझे किताबों से प्यार हो गया। थोड़ा और उम्र बढ़ा तो इंटर में गया, तो केमिस्ट्री, फिज़िक्स से प्यार हो गया और आज तो आप समझ ही रहे हैं, शुरुआत ही केमिस्ट्री, फिज़िक्स से होता है दिन का और रात भी केमिस्ट्री, फिज़िक्स का होता है। यहाँ तक कि हम लोग को रात को सपना भी केमिस्ट्री, फिज़िक्स का आता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरा पूरा ज़िंदगी ही केमिस्ट्री, फिज़िक्स का प्यार है। बन चुका है। यहाँ पर मैं एक आपको वाकया सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल। मेरा भाई लगभग 6 क्लास में था, उस समय मैं नया-नया पढ़ाना चालू किया था, तो वो मेरे साथ ही बेड पर सोता था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं रात को ऐसे ही कुछ बोलने लगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, अब सोए हुए में, सपने देखते हुए। हाँ। तब भाई को तो ये पता ही नहीं था कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन क्या होता है। क्या होता वो बेचारा डर गया, वो रोने लगा, जाकर मम्मी को बुला कर लाया कि देखिए भैया को क्या हो गया है। तो अब वो जब मेरा भाई 10th क्लास में गया, तब उसको मीथेन, इथेन, प्रोपेन पढ़ने को मिला और तब उसने बताया कि भैया आप रात को उस समय ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन ही बोलते थे। यानी सपना में भी आपका केमिस्ट्री फिजिक्स घूमता रहता था, है ना? लेकिन ये बहुत सटीक वाला, मैं तो कुछ और प्यार समझ रहा था, आप बहुत सटीक वाला और समझदारी वाला आंसर दिया, इसका मैं सम्मान करता हूँ। कि आपके नज़र में टीचर को कैसा होना चाहिए? मेरे नज़र में टीचर को स्टूडेंट का फ्रेंड या बड़ा भाई होना चाहिए। इसके कहने का मतलब ये है कि दोस्त दोस्त का फीलिंग समझता है, फ्रेंड फ्रेंड का फीलिंग समझता है। तो आप अगर बच्चों के फ्रेंड बनेंगे, टीचर अगर बच्चों के फ्रेंड बने, तो उनके वो भावना को, फीलिंग को समझ सकते हैं कि उनको क्या चाहिए, उनको क्या नहीं समझ में आ रहा है। तो जिस दिन कोई टीचर ये समझ जाए कि बच्चों को क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो वो उसका दवा भी कर देगा, उसको बढ़िया से समझा भी देगा। और ये तभी होगा, मान लीजिए हम एक उदाहरण के तौर पर, बच्चे का अगर पढ़ाई यहाँ पर है तो टीचर का पढ़ाई यहाँ पर है, इतना ऊपर तक है। अब बच्चे के पास इतना दिमाग नहीं है कि वो टीचर के पास जा सके उतना पढ़ाई लेकर, लेकिन टीचर तो ये ज़रूर कर सकता है कि टीचर अपना थोड़ा सा क्या करे, थोड़ा सा अपना लेवल कम करे और बच्चों के लेवल पर आए और उसके बाद उन्हें पढ़ाए, तो बहुत अच्छे से वो सीखेंगे और ज़िंदगी में आगे भी बढ़ेंगे। शायद यही कारण है कि आप बच्चों से घुल मिल के क्रिकेट खेलते हैं, जानने के लिए कि बच्चे कैसे होते हैं। कैसा लग रहा है हमारा ये, जैसा कि हम हमारा पब्लिक मीडिया के बारे में 1-2 लाइन हमारे बारे में भी हो जाए? देखिए, मैं सच बोलूँ तो पहली बार किसी स्टूडियो में आया हूँ और पहला स्टूडियो पब्लिक मीडिया का देख रहा हूँ। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि इनको सपोर्ट करें और इनका 1-2 गो मैंने न्यूज़ भी देखा है जो बहुत अच्छा है। ये ग्राउंड लेवल पर बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं
और आशा करता हूँ कि ये इसी तरह ग्राउंड लेवल पर वर्क करेंगे और ज़िंदगी में आगे भी बढ़ेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। ये थे हमारे गोपालगंज के जाने माने शिक्षक अनीस रंजन जी, केमिस्ट्री फिजिक्स के बहुत अच्छे। आपने जैसे सुना ही कि सपने में भी केमिस्ट्री फिजिक्स और बोलते रहते थे इथेन मिथेन आदि तरह तरह की बातें। ऐसे ही आपको हर सप्ताह किसी न किसी से मिलाते रहेंगे। हर इंटरव्यू में हर तरह के लोग आएंगे, आपसे बातें कराएंगे, और आपका भी जो सवाल होगा आप कमेंट में लिख देंगे, आपके भी सवालों का जवाब दिया जाएगा। ये पब्लिक मीडिया बिहार है। मैं अनुराग कुमार दुबे और आप देख रहे हैं पब्लिक मीडिया बिहार का स्पेशल शो इंटरव्यू। धन्यवाद। जय हिंद।